वास्तव में यह बहुत सटीक कहा गया है। अंधेरे में माचिस तलाशता हुआ हाथ अंधेरे में रहकर भी अंधेरे में नहीं रहता है। यदि आपके भीतर कोई तलाश जिंदा है तो रेत के वीरान मैदानों में भी आप फव्वारे के घर पैदा कर सकते हैं। इंसान के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह कहां पर खड़ा है। महत्व तो इस बात का है कि वह जहां खड़ा है वहां कर क्या रहा है। यह आपकी कोशिश ही है, आपकी पहल और आपका प्रयास ही है जो आपकी अलग पहचान बनाता है। आपके भीतर एक निराले जोश को, जज्बे को और कुछ नया कर दिखाने की ताकत को जन्म देने वाली जो चीजें हैं उनका संबंध केवल और केवल आपकी गति से है, आपकी सक्रियता से है, आपकी जिज्ञासा से और आपकी उत्सुकता से है। सिविल सेवा में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के माध्यम से प्रविष्ट होने की इच्छा रखने वाले और दृढ़ इच्छा शक्ति से अपनी तैयारी के लिए प्रस्तुत प्रिय विद्यार्थियों से, परीक्षार्थियों से हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय पर चर्चा करते हुए मुझे निश्चित रूप से निरंतर प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज मैं आपसे अपभ्रंश, अवहट्ट और आरंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी अथवा जिसे आदिकालीन हिंदी कहते हैं, उसके विमर्श की 2 कड़ियों के उपरांत इस पक्ष पर इस तीसरी कड़ी में, जो कि एक समापन किस्त के रूप में होगी, कुछ और जानकारी आपको देना चाहता हूं इन तीनों भाषाओं की महत्ता पर। हमारी आज की जो हिंदी है और हिंदी की वर्तमान में जो स्थिति है उसे समझने के लिए उसके इस इतिहास को भलीभांति समझना अत्यंत आवश्यक है। इस बिंदु पर आपका पाठ्यक्रम, आपका कोर्स बहुत विस्तृत नहीं है, परंतु संक्षिप्त होने के उपरांत भी तथ्यों को सही ढंग से समझना और आत्मसात करना सदैव एक परीक्षार्थी का महत्वपूर्ण गुण होता है। तो लीजिए, तब जब आपकी अपनी कोशिशें फव्वारों के घर पैदा करने के लिए तैयार और तत्पर हैं, विद्या और ज्ञान के आपके इस उत्सव में एक बार फिर सम्मिलित होते हुए मैं आपसे इन प्राचीन भाषाओं पर और भाषाओं के प्राचीन रूपों पर इस तृतीय कड़ी और तृतीय किस्त में कुछ अन्य महत्वपूर्ण चर्चा करना प्रारंभ कर रहा हूं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि अपभ्रंश का व्यावहारिक योगदान यह है कि वह 6ठी शताब्दी के बाद प्रायः 600 वर्ष तक बोलचाल और साहित्य सर्जना की प्रभावी भाषा रही है। नमी साधु ने अपभ्रंश को प्राकृत माना, और यह जानना भी रोचक होगा कि भामह और दंडी जैसे आचार्यों ने उसे स्वतंत्र काव्य भाषा के रूप में पहचाना। जर्मन विद्वान याकोबी की चर्चा हमने पूर्व में की थी। उन्होंने समाधान किया कि शब्द समूह की दृष्टि से अपभ्रंश प्राकृत के समीप और व्याकरण की दृष्टि से अलग है। अब हम बात करते हैं विद्वान चंड की। उनका कहना है कि अपभ्रंश को विभाषा ही मानना चाहिए। यह बात उन्होंने अपनी कृति प्राकृत लक्षणम में लिखी है। 11वीं शती के टीकाकार पुरुषोत्तम हुए हैं। हम आपको बताएं कि उनका कहना है कि अपभ्रंश
शिष्ट वर्ग की भाषा है। आभीरों की लोक बोली की चर्चा तो पहले भी की जा चुकी है, लेकिन स्मरण रहे कि राजकाज में एक भाषा के रूप में इस बोली का प्रयोग किया गया। शिष्ट वर्ग की भाषा की बात तो हमने की ही, परंतु इसका व्यवहारिक पक्ष यह है कि अपभ्रंश जन भाषा के रूप में मान्य भाषा रही। यह भी स्मरण के योग्य है कि अपभ्रंश साहित्य का अधिकांश जैन काव्य है। आज के इस समापन कड़ी में यह तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। जैन काव्य कहने का तात्पर्य है उसके सृजेता या उसके सर्जक प्रायः जैन मुनि या जैन धर्म के मानने वाले थे। यदि आप कहें तो मैं आपको उदाहरण दे दूं। एक उदाहरण यह है कि सबसे पहली पंक्ति के प्रमुख कवि स्वयंभू, जिनके उल्लेख के बिना आप हिंदी साहित्य के इतिहास और उसके आरंभिक काल या आदिकाल का अध्ययन कर ही नहीं सकते हैं, उन्होंने अपनी राम कथा, जिसे पौम चरिऊ कहा गया है, यह शीर्षक है उसका, और महाकवि पुष्पदंत का महापुराण, इन दोनों पर यदि हम ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाता है कि अपभ्रंश का सृजन की दृष्टि से व्यवहारिक योगदान क्या रहा है। इसी प्रकार प्रख्यात कवि धनपाल की रचना भविष्यत कहा अत्यंत चर्चित रही है और आज भी ऐतिहासिक अध्ययन में हम अपरिहार्य रूप से, अनिवार्य रूप से उसका उल्लेख करते हैं। यह ग्रंथ भी अपभ्रंश के अनुप्रयोग का अद्भुत उदाहरण है। अगले बिंदु पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि अपभ्रंश दोहा छंद की दिव्य सर्जना है, अर्थात अपभ्रंश और दोहे का चोली दामन का संबंध है। अपभ्रंश भाषा ने दोहा लिखने के लिए पर्याप्त अवसर और अवकाश दिया और कवियों ने दोहे लिखकर अपभ्रंश भाषा का श्रृंगार किया। हेमचंद्राचार्य जी और उनका व्याकरण इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दोहा, दोहा छंद, अपभ्रंश, अपभ्रंश के व्याकरण और उसकी महिमा, उसके अनुप्रयोग तथा प्रभाव इत्यादि पर आचार्य ने अपने ग्रंथों में विस्तार पूर्वक चर्चा की है, विशेषतः व्याकरण ग्रंथ में। लेकिन यह नहीं मानना चाहिए कि अपभ्रंश के साहित्य का जहां तक आरंभिक सर्जना का संबंध है केवल जैनों या जैन मुनियों ने रचनाएं लिखी हैं, बल्कि जैनेतर विद्वानों ने भी अपभ्रंश और उसके साहित्य को समृद्ध किया है और अपभ्रंश के अनुप्रयुक्त होने, उसकी व्यवहारिकता, उसके प्रयोजन मूलक होने के साथ साथ साहित्य में उसकी महत्ता को भी प्रतिपादित किया है और स्थापित किया है। बौद्धों और सिद्धों ने भी अपभ्रंश में महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। सरहपा, कण्हपा जैसे साहित्यकारों, रचनाकारों और विद्वानों की कृतियां मील के पत्थर के समान हैं। दोहा कोश, दिव्य प्रकाश जैसी कृतियां प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। उल्लेखनीय है कि अपभ्रंश का अध्ययन आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा उपभाषाओं के विकास की समझ के लिए अत्यावश्यक है। इस ऐतिहासिक दृष्टि से ही अपभ्रंश की व्यावहारिक उपयोगिता की स्थापना की जा सकती है।
अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी पर विचार करते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य का बराबर ध्यान रखा जाना चाहिए कि भारतीय आर्य भाषाओं के विभिन्न कालों का क्रम आपको भली भांति याद रहे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल, इस पर हमने पूर्व में चर्चा कर ली है, इसलिए अब थोड़ी सी बात अवहट्ट पर और कर ले। यह जानना बड़ा रोचक है कि अवहट्ट को केवल अभ्रष्ट या परंपरा या संस्कार से हटी हुई भाषा केवल इन्हीं रूपों में नहीं देखा गया है, बल्कि उसे अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा गया है। परवर्ती अपभ्रंश के नाम से भी अवहट्ट को जाना जाता है और इसका कालखंड है 900 ईस्वी सन से प्रायः 1100 ईस्वी सन तक। कुछ वर्षों का अंतर हो सकता है, क्योंकि कोई भी एक भाषा अकस्मात कोई रातों रात समाप्त हो जाती है और उसका दूसरा रूप सुबह प्राप्त हो जाता है, ऐसा न कोई इतिहास है और न ही यह संभव है। परंतु साहित्य सृजन की दृष्टि से याद रहे कि अपभ्रंश का विस्तार 14वीं शताब्दी तक रहा है। विद्यापति जी का नाम कौन नहीं जानता, उनकी कीर्ति को कौन नहीं जानता, मैथिल कोकिल के रूप में उनकी प्रसिद्धि से कौन परिचित नहीं है। परंतु यह जानना वास्तव में बहुत रोचक होगा कि विद्यापति जी ने अवहट्ट को मीठी भाषा कहा है। प्राय परीक्षा में पूछा जाता है कि मीठी भाषा विद्यापति जी ने किन पंक्तियों में कहा है, किस पंक्ति में कहा है, किस रूप में कहा है। तो वो उदाहरण आज हम आपको बता देते हैं। विद्यापति जी लिखते हैं कि देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जंपो अवहट्टा। देसिल बैना सब जन मिठा यानी देसिल बयान या देसी भाषा या देशी कथन कैसा है इसका रूप? सब जन मिठा, ये सबको प्रिय है, सबके लिए बहुत मीठी भाषा है। कौन सी भाषा? अवहट्ट भाषा। और ये किसने कहा? विद्यापति जी ने। मित्रों, प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी, पुरानी हिंदी या आदिकालीन हिंदी मध्य देशीय भाषा परंपरा की विशिष्ट देन है। आधुनिक भारतीय भाषाओं की आधारशिला है। प्रारंभिक हिंदी का अर्थ है अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद की भाषा, यानी तीसरी कड़ी। और इस कालखंड में अपभ्रंश और अवहट्ट का प्रभाव बचा हुआ था, शेष था, सर्वथा समाप्त नहीं हो गया था। इसीलिए इनके अंतर संबंधों की बात हम करते हैं और परीक्षा में अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी या इनमें से किन्हीं दो के अंतर संबंधों पर भी प्रश्न अक्सर किया जाता रहा है। याद रहे कि हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप का वह शैशव काल था। हमारी भाषा उस समय शिशु के रूप में थी, जिसे हम प्रारंभिक हिंदी के नाम से जानते हैं। इस हिंदी भाषा में हिंदी शब्द के विकास पर भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। सिंधु शब्द से हिंदू, उससे हिंद और फिर ई प्रत्यय लगने पर हिंदी शब्द का विकास हुआ। स्मरण रहे, हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी और हिंद की भाषा। पर अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं और नई नई भाषाओं, उपभाषाओं, विभाषाओं, बोलियों की चर्चा होती रहती है। बहुत सी बोलियां समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मृतप्राय हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी भाषा और भाषा के विकास और उसके मर्म और मर्म पर चर्चा का क्रम कभी समाप्त नहीं होता है। यह भाषा और भाषा की दुनिया की बहुत बड़ी महत्ता है, बहुत बड़ी उसकी विशेषता है। इन सब भाषाओं के लिए आजकल हिंदी शब्द का प्रयोग संभव नहीं है, परंतु हिंदी के रूप में उस हिंदी या संपर्क भाषा को
हम देखते, समझते और जानते हैं, जो राष्ट्र को, देश को एक सूत्र में जोड़कर रखने की ताकत या शक्ति रखती है। और अंत में मैं यह कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि भाषा शास्त्रीय दृष्टि से हिंदी का अर्थ है नागरी या देवनागरी लिपि में लिखित भाषा। भारतीय संविधान की दृष्टि से हिंदी भारत संघ की राजभाषा है और अनेक प्रदेशों की राजभाषा है। व्यवहार में हिंदी भाषी क्षेत्र में शासन, प्रशासन, शिक्षा, संस्कृति, लोक व्यवहार, साहित्य और व्यापार तक हिंदी का प्रयोग होता है। शासकीय कामकाज में हिंदी का प्रयोग होता है। इस प्रकार प्रयोजन मूलक या अनुप्रयुक्त अथवा व्यवहारिक हिंदी के अनेक रूप बन जाते हैं, जिनका विकास धीरे धीरे प्रारंभिक हिंदी के क्रम में ही गतिशील होने लगा था और आज तो उसका स्वरूप अत्यंत विकसित हो चुका है। अंततः विस्तृत अर्थ में हिंदी में पूरा देश समा जाता है, पूरा देश बोलता है। सिंधु रूप में है हिंदी, जिसमें बिंदु रूप में अनेक उपभाषाएं और बोलियां समाहित हो गई हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बहुत सटीक कहा है, हिंदी बोल चाल की महाभाषा है। इस महाभाषा की महत्ता को, उसके महात्म्य को ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से आत्मसात करते हुए आप अपनी ज्ञानाराधना, विद्या की अपनी साधना और उसकी पूर्णता को प्राप्त करें। इस शुभ कामना के साथ इस कड़ी का यहीं पर समापन।